बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MDK 2024 चैप्टर 7 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम ये चल रहा है और इसका पार्ट 1 कर चुके हैं हम, और टोटल जो है ये पार्ट 14 अब आएगा। आपको पता है अभी तक कि हर पार्ट में हम 30 क्वेश्चंस लेते हैं। एक केमिकल इक्विलिब्रियम का जो इससे पिछले वाला पार्ट था उसमें भी 30 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन इसमें 30 मज़ीद क्वेश्चंस नहीं निकल सके। टोटल 47 क्वेश्चंस तक जो है वो मेरे पास आए हैं। ठीक है भाई, चेक कर लीजिए ज़रा अपने आप को, कितने पानी में हैं आप। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। अब यहाँ पर बच्चों का ख्याल है कि यार वो मुझे ऑप्शन में, अगर वो ऑप्शंस मिल जाते तो मैं उसमें आइडिया लगा लेता। नहीं नहीं भाई, अपना लेवल ज़रा अप करें। आप अपने आप को उस स्टैंडर्ड पे लेके आएँ आप कि आप बोलें यार अगर आपको मेरा ओरल पूछा हुआ सवाल समझ में आ रहा है तो आप यकीन करें कि वो जो रिटन में आपको चॉइसेस मिलेंगी ना, उसको तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मेथड कि ओरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि बताइए। समझ आ रही है बात आपको? ये इसको समझना, क्योंकि आपके पास जो मुकाबला है MD-CAT, E-CAT, जी मेंस, एडवांस, इंडिया से ही बच्चे हैं, वो है ही वक्त का, टाइम का। आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये ओरल क्वेश्चंस जो के हैं इनको अगर कवर कर लेते हैं, इसमें अपने आप को चेक कर लेते हैं, तो आप रिटन वाले को चुटकियों में उड़ा देंगे। इस बात का यकीन रखिएगा। ठीक है, मैनुअल मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया, कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास। ये 14 पार्ट है जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। आप पार्ट 2 देखिए, उसके अंदर मैंने मैनुअल मैथमेटिक्स कराई है। स्टोइकियोमेट्री का पार्ट 2 है वो। ठीक है, और इस सीरीज़ का भी पार्ट 2 है। उसके अंदर मैंने मैनुअल मैथमेटिक्स जो है सारी सिखाई है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, साइंटिफिक नोटेशंस को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, रूट्स जो हैं उनको कैसे हल, उनका मसला हल करना है, ये सब मैंने मैनुअल बताया। वो लाजमी देखिए आप। तो आप अभी जानिए अपने आप को, आप किस पोजीशन में। ठीक है, 31 क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए उस थ्योरी, उस लॉ के बारे में मुझे बता दीजिए। वो थ्योरी या वो लॉ आपको ये बात कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है और अगर किसी भी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर वॉल्यूम की वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से, तो वो इक्विलिब्रियम खुद ब खुद अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा। ये बात किसने कही? ये कौन सा लॉ है? मुझे इसका नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, 32 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है। दो सिचुएशंस हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। आप जो है, आप मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन ज़रा बता दीजिएगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा या लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी अपने आप को? अगर आप दो काम करते हैं, या तो आप रिएक्टेंट को रिमूव करते हैं या फिर आप प्रोडक्ट में इजाफा कर देते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ़्ट की तरफ जाएगी या राइट की तरफ जाएगी, इन दो केसेस के अंदर। ये एक इक्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा मुझे देखिए और बताइए इसके बारे में। नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। आप मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन बता दीजिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो लेफ़्ट की तरफ जाएगी, राइट की तरफ जाएगी। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ये गैशियस मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अगर आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट से लेफ़्ट की तरफ चली जाएगी, लेफ़्ट से राइट की तरफ चली जाएगी। क्या होगा? 34 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। आप अगर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, गैशियस का मिक्सचर है उसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, और आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो वॉल्यूम पे पड़ेगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि प्रेशर को इंक्रीज़ करने पर वॉल्यूम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये मुझे बता दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। 35 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है
रिवर्सिबल रिएक्शन असल में दो रिएक्शंस का मजमुआ होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। और आपको पता है रिएक्शन कोई सा भी हो वो दो में से एक तो होता ही है, या तो वो एक्सोथर्मिक होगा या वो एंडोथर्मिक होगा। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो मुझे आप बता दीजिए कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, क्या होगा? ठीक है। 36 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर आप जो है एक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, आप हीट में इजाफा कर देते हैं, आप हीट में इजाफा कर देते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा या बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ये मुझे बता दीजिए। 37 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंडोथर्मिक हैं या एक्सोथर्मिक हैं, इस बहस को छोड़ के नॉर्मली हम जो है वो रिवर्सिबल इक्वेशंस को एक्सोथर्मिकली शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या एंडोथर्मिकली एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, ये मुझे बता दीजिए आप। ठीक है। 38 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर आप जो है इक्विलिब्रियम ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, आप हीट का इजाफा करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो इससे, क्योंकि देखें इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो गया होगा ना, तो उस वक्त उसकी केसी की वैल्यू कुछ और होगी, और जब आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे बाय एडिंग हीट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो अब जो है केसी की वैल्यू में चेंज आएगा। तो आप केसी की वैल्यू मुझे बता दीजिए कि हीट को ऐड करने पर आपको केसी की वैल्यू लोअर मिलेगी या केसी की वैल्यू आपको हायर मिलेगी। ठीक है। 39 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर आप इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट मुझे मिले, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, प्रोडक्ट आपको मिल भी रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, तो इस सिलसिले में टेम्परेचर जो है वो आप इंक्रीज़ करेंगे या आप डिक्रीज़ करेंगे, ये मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, और कमेंट में देखें, मुझे अपनी प्रोग्रेस बताया करें, जैसे आबिद खिलजी हैं और हंजला हैं, ये मुझे बताते हैं, और बच्चे हैं, हसन हैं, शायद उनका ही नाम है, ये बच्चे बताते हैं कि सर इतने हमने किए हैं और इतने हमारे सही आ गए। ठीक है, तो ये बताया करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बूस्ट करेगा। आप मुझे बता दीजिए, 3 सॉल्ट्स जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बेरियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो कि फूड कैनाल के अंदर अल्सर को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड से मुझे अपनी पिछली वीडियो की एक करेक्शन याद आ गई, मैंने सिल्वर क्लोराइड को आई थिंक ये लिख दिया था, सिल्वर क्लोराइड के साथ 3 लगा दिया था। नहीं, 3 नहीं आएगा भाई, 1 ही आएगा। असल में वो एल्युमिनियम क्लोराइड है जिसके साथ 3 आता है, तो सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी पिछली वीडियो में। ठीक है। अच्छा, 41 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड का ज़हूर, द एमर्जेंस ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिंपली कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। वो सॉलिड प्रिसिपिटेट कहलाता है जो कि बनता है किसी लिक्विड के अंदर। आप मुझे बता दीजिए, ये जो प्रिसिपिटेशन है ये असल में किस रिएक्शन की एक काइंड है? प्रिसिपिटेशन इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ रिएक्शन। आप मुझे उस रिएक्शन का नाम बता दीजिए। ये क्या प्रिसिपिटेशन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की काइंड है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की काइंड है, या फिर ये एडिशन रिएक्शन की काइंड है? 42 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, KSP इज़ ओनली एप्लीकेबल टू अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, या फिर बोथ? ठीक है। 43 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, QSP इज़ एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन और बोथ, या सब पे?
ठीक है भाई। 44 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कौन सा सोल्यूशन जो है वो प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। 45 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, हमारे वॉश बेसन्स के या पाइपलाइंस के जो पाइप हैं, ठीक है, वॉश बेसन के पाइप्स हैं या नॉर्मली वाटर के जो पाइप्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। ठीक है, वो जो है वो चौक हो जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या होती है? 4 आइंस जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन से आइंस जो हैं असल में पाइप्स की चौकिंग की वजह हैं। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। क्या ये चारों हैं या इनमें से कोई एक है या 2 हैं या 3 हैं, ये बता दीजिए। ठीक है भाई। 46 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ। ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये आयनाइज हो रहा है सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में। आप मुझे बता दीजिए, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हम सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो उससे सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। ठीक है भाई। 47 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे और आखिरी क्वेश्चन है ये, आप मुझे बता दीजिए कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये रिलेटेड है लोअरिंग द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट का ताल्लुक किससे है? लोअरिंग द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्ट जो हैं वो कौन सी टाइप के होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी लोअर की जाएगी कॉमन आयन इफेक्ट मेथड के ज़रिए? वो सॉल्ट स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट होंगे या फिर वो रेडिली सॉल्यूबल सॉल्ट होंगे, ये बता दीजिए। ठीक है भाई, बस 47 क्वेश्चन तक ही हमने इसको निपटाया है। चेक कर लिया अपने आप को? पसीने आ रहे हैं भाई? पसीने आएंगे, मैंने आपको बताया था। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये उन चंद चैप्टर्स में से है जो कि आपकी किस्मत का फ़ैसला कर देते हैं एमडी केट टेस्ट में, ई केट टेस्ट में, उसके केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर। ये अपना जहन बना के रखें आप, इनको हल्का मत लें। ठीक है भाई। अच्छा, पहला मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, 31 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे ये पूछा था कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, लॉ या थ्योरी या प्रिंसिपल मुझे बता दीजिए कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है और अगर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इसमें चेंज करके आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम खुद ब खुद जो है अपने आप को रीएडजस्ट करके दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है, कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी बहरहाल हमें तो नहीं पता, ली चैटलियर्स है या ली कैटलियर्स है, मुझे भी सही तरह नहीं पता। तो ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है, वो यही बात कहता है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वक्ती तौर पे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा लेकिन दोबारा अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में हरकत करके खुद ब खुद अपने आप को सेट कर लेगा। 32 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ। इन 2 केसेस के अंदर अगर आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, उसमें आप रिएक्टेंट को रिमूव कर देते हैं या प्रोडक्ट को आप ऐड कर देते हैं, इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? भाई इक्विलिब्रियम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। दोनों केसेस में बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शुरू हो जाएगा। दोनों केसेस में अगर आप रिएक्टेंट रिमूव कर देते हैं या आप प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये 33 क्वेश्चन के अंदर ख़ास तौर पे ये इक्वेशन लिखी थी और मैंने आपसे ये पूछा था कि मुझे बताइए कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कहाँ शिफ्ट होगी? लेफ़्ट टू राइट जाएगी, राइट टू लेफ़्ट जाएगी? भाई कहीं भी नहीं जाएगी जी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम रिमेन अनचेंज्ड इस सिचुएशन में। है ना सरप्राइजिंग? ये गैशियस मिक्सचर का प्रॉब्लम ही है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर्स आप लेते हैं ना,
मैं पहले भी समझाया था कि ज़रा इन नंबर ऑफ़ मोल्स को देख लीजिए। मेन चीज़ ये है, ये डिसाइड करेंगे कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पर इक्विलिब्रियम लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होगा, राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा या शिफ्ट होगा ही नहीं। ये देख लें, नंबर ऑफ़ मोल इस साइड के 2 हैं, नंबर ऑफ़ मोल इस साइड के भी 2 हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो गैसियस मिक्सचर के अंदर तो इक्विलिब्रियम जो है वो उसको कुछ भी नहीं होता, इक्विलिब्रियम रिमेन अनचेंज रहता है। 34 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि प्रेशर, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको बॉयल्स लॉ याद हो ना तो ये वही है, ठीक है। तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ कर देते हैं तो वॉल्यूम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, वॉल्यूम जो है भाई डिक्रीज़ हो जाएगा, यही बॉयल्स लॉ भी कहता है। 35 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे सवाल था कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये बेसिकली 2 रिएक्शंस का मजमुआ है एट द सेम टाइम, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड रिएक्शन भी। और रिएक्शन जब भी होता है वो या तो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। तो मुझे बता दीजिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। भाई ये दोनों होते हैं जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में से एक रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा तो दूसरा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। समझ में आ गई बात? अगर ये बात है तो फिर इसी से कनेक्ट है 36 क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने पूछा था कि इस सिचुएशन के अंदर अगर आप हीट को ऐड करेंगे, बल्कि नहीं 36 क्वेश्चन जो है मैंने दूसरा पूछा था। 36 क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है और आप हीट को ऐड करते हैं, आप टेम्परेचर में इजाफा करते हैं, तो इससे जो है वो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो याद रख लीजिए कि हीट को ऐड करने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। 37 क्वेश्चन ये मैंने पूछा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर 2 रिएक्शंस हैं, दोनों एक्सो, इनमें से एक एक्सो है एक एंडो है, तो फिर क्या बोलेंगे इस इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन के आगे क्या लिखें। रिवर्सिबल रिएक्शन की जो इक्वेशन हमें नज़र आ रही होती है, जैसे कि ये भी नज़र आ रही है, तो नॉर्मली इसके आगे हम क्या लिखते हैं, हम इसके आगे नॉर्मली जो है एक्सोथर्मिक लिखते हैं, ठीक है। यानी कि डेल्टा एच को जो है वो नेगेटिव हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। 38 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, तो यहाँ पर केसी की कोई वैल्यू भी है, आप अगर हीट को ऐड कर देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो नई केसी की वैल्यू जो है वो हायर होगी या लोअर होगी, ये मुझे बता दीजिए। तो न्यू केसी की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो लोअर आएगी, कम आएगी, ठीक है भाई। 39 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, आप ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं, तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे या टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। तो भाई आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, इससे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसमें इजाफा हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। 40 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था, 3 सॉल्ट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखे थे, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। इन तीनों में से वो कौन सा सॉल्ट है जिसकी मदद से फूड कैनाल के अंदर जो है वो अल्सर को डायग्नोस किया जाता है? तो वो है बेरियम सल्फेट, BaSO4, ठीक है भाई। 41 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि प्रिसिपिटेशन जो है वो असल में एक रिएक्शन की काइंड है, वो रिएक्शन कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या एडिशन रिएक्शन है? तो याद रखिए प्रिसिपिटेशन जो है असल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही एक काइंड है, ये उसी की एक टाइप है। 42 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे पूछा था KSP इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, या इनमें से कोई 2 या इनमें से कोई 3? तो याद रखिए KSP जो है इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड सोल्यूशन। और उसके बाद 43 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था QSP का, यहीं से KSP और QSP का फ़र्क सामने आता है, ठीक है। QSP इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये दोनों पे काम करता है QSP। 44 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो कौन सा सोल्यूशन है जो कि प्रिसिपिटेशन जो है, प्रिसिपिटेट जो है वो बनाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन है,
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है जो कि प्रिसिपिटेट जो है वो बनाता है। 45 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आपकी पाइपलाइंस जो हैं वॉश बेसन्स की हों या घर में हों, ठीक है, सेवरेज की लाइंस हो, पाइपलाइंस, वो चौक हो जाती हैं। उसके पीछे कुछ आयंस इन्वॉल्व होते हैं, इनमें से कौन से आयंस हैं मुझे वो बता दीजिए जिसकी वजह से पाइप्स की चौकिंग हो रही है। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयंस, ये सारे हैं या इनमें से कुछ हैं? तो इनमें से सिर्फ ये दो कैटेगरी जो आपको नज़र आ रही है, मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस, ये हार्ड वाटर की वजह से आते हैं और उसी की वजह से आपकी पाइप्स में चौकिंग होती है। 46 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। अगर आप इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी में इजाफा होगा या कमी होगी? भाई सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी में कमी हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगी इसकी सॉल्युबिलिटी। 47 और आखिरी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कॉमन आयन इफ़ेक्ट जो है उसका ताल्लुक़ है लोअरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को लोअर करना, कम करना, कॉमन आयन इफ़ेक्ट का ताल्लुक़ उससे है। तो आप मुझे बता दीजिए इसमें सॉल्ट्स की कौन सी टाइप जो है वो यूज़ होगी, स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट्स या फिर रेडिली सॉल्यूबल सॉल्ट्स? तो इसमें से सिर्फ स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट्स जो हैं वो कॉमन आयन इफ़ेक्ट के अंदर एप्लीकेबल हैं, ठीक है भाई। पार्ट 15 में चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलेंगे। टोटल 24 वीडियोस जो है ये हमें बनानी है। 24 वीडियोस के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपकी पूरी निमट जाएगी, 12 के 12 चैप्टर्स पूरे निमट जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इन वीडियोस को बार बार देखिए, अपने आप को चेक कीजिए, आपकी करंट पोजीशन अभी क्या है। 27 अगस्त में अभी टाइम है, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को 26 वीडियोस में कवर करने का प्रोग्राम बनाया है, यानी कि 26 डेज़ में रोज़ एक वीडियो 8 बजे आपको मिल जाती है, ठीक है भाई। काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, इस हवाले से लोग पूछते हैं कि आप क्या कमा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आपकी अर्निंग क्या है, कितना कमा लिया आपने अभी तक यूट्यूब के ऊपर। तो इसका जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह। ज़रा मसरूफ़ियत बहुत है तो एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी, उसमें आपको बताऊंगा मैं यूट्यूब से क्या कमाता हूं, अभी तक कितना कमाया है, ये सब इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।